हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्ञान कौशल। आज हम लोग बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर में शांति शिक्षा एवं सतत विकास के अंतर्गत हिंसा टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि आजकल का ज्वलंत मुद्दा है। तो आइए पहले हिंसा कहते किसको हैं वो देख लेते हैं। हिंसा शब्द हिंस धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है पीड़ा। किसी को भी शारीरिक, मानसिक किसी भी तरह की पीड़ा देना हिंसा के अंतर्गत आता है। परिभाषा में हम देखते हैं, मिशेल ने कहा है, किसी को क्षति पहुंचाने के लिए प्रेरित व्यवहार भी आक्रामकता कहलाती है। यानी अगर किसी व्यक्ति को हम नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं और उसका व्यवहार को काफ़ी उत्तेजित करते हैं, तो वो भी एक तरह से हिंसा ही कहलाती है। मेयर्स ने कहा है, आक्रामकता एक ऐसा शारीरिक या शाब्दिक व्यवहार होता है जिसका उद्देश्य दूसरे को चोट पहुंचाना होता है। हिंसा के प्रकार देख लेते हैं कि हिंसा कितने प्रकार का है। तो पहला है मौखिक हिंसा। मौखिक हिंसा में व्यक्ति मुंह से धमकी देता है, जैसे धमकी देना कि हम तुमको मार डालेंगे, हम तुम्हारे साथ तुम्हारे हाथ पैर तुड़वा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ये मौखिक हिंसा के अंतर्गत आता है। गाली देना, गाली में बहुत से आजकल लड़कों को तो देखते हैं आम बात है गाली देना। लड़कियां भी, जो भी समझ में आता है, गाली अपने देती रहती हैं, वो भी हिंसा के अंतर्गत आता है। जो बहुत लाइट सी भी गाली आदमी देता है तो वो हिंसा। जातिगत शब्द, जातिगत शब्द जैसे निम्न जाति के हैं तो उनको तुम चमार हो कहना भी हिंसा के अंतर्गत। अब तो फिलहाल काफ़ी रोक लग गई है, नियम कानून बन गए हैं कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल व्यक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी बहुत सी जगहों पे व्यक्ति जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है। धर्मगत, अपने धर्म को ऊंचा समझना और दूसरे के धर्म को नीचा समझना भी एक तरह की हिंसा है। व्यक्ति कहता है मेरा धर्म बहुत महान है, आपका धर्म ऐसा है, तो वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं हिंसा ही है। अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना भी हिंसा है कि आदमी मुंह से ही सामने वाले व्यक्ति को काफ़ी हद तक नीचा गिरा देता है, वो भी एक हिंसा है। उसे काफ़ी भला बुरा कहता है, तो ये मौखिक हिंसा के अंतर्गत आता है कि व्यक्ति मुंह से बोल के सामने वाले को हिंसात्मक प्रवृत्ति दर्शाता है। आते हैं मनोवैज्ञानिक हिंसा में, देख लेते हैं धमकी देना। जैसे आप देखते होंगे आजकल वैसे भी ये सारी चीज़ें आजकल के समाज में, आजकल के परिवेश में हिंसा देखने को आपको हर जगह मिल जाएगी। जहाँ तक हम आप भी जाने अनजाने में हिंसा कर बैठते हैं। मनोवैज्ञानिक हिंसा में है धमकी देना। जैसे व्यक्ति अगर अपहरण करता है तो धमकी देता है कि इतनी रकम दीजिए नहीं तो हम मार देंगे, या फिर सामने वालों को कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं। झूठा आरोप लगाना, व्यक्ति चोरी नहीं किया है फिर भी हम बार बार उसे कह रहे हैं कि नहीं तुम ही चोरी की हो, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का दिमागी संतुलन खो बैठता है व्यक्ति, और हिंसा की प्रवृत्ति उसके अंदर पनपने लगती है। व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करना, आपको पता है व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, अगर उसे समाज से बाहर निकाल देंगे या समाज से उसका बहिष्कार कर देंगे तो कहीं ना कहीं दिमागी रूप से हिंसा उसको कुंठित करती रहेगी। हिंसा के लिए प्रेरित करना, व्यक्ति को आप देखते होंगे कि सामने वाला अगर बार बार उसे कह रहा है कि नहीं तुम ही किए हो ये, या तुम्हारी गलती है, तो वो कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को प्रेरित कर रहा है कि वो हिंसा करे। जैसे अगर किसी बालक की गलती नहीं है और आप उसे डांटते जा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा और उसमें वो हिंसा की प्रवृत्ति उसके अंदर प्रबल हो जाएगी और वो कुछ भी कर सकता है। आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, अभी ज्वलंत चीज़ें आपके सामने हैं। सुशांत का केस जिसमें आप लोग देख रहे हैं, जब तक निर्णय नहीं आएगा हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन जितना अभी तक देखा गया है उसमें उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया है। जब व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया जाता है तो भी वो हिंसा की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसका मनोवैज्ञानिक चीज़ें उसे हिंसात्मक प्रवृत्ति की तरफ ले जाती है। कठिन कार्य देना,
बालक की या मनुष्य की क्षमता उतनी नहीं है, उससे ज़्यादा अगर उसे कार्य करने को दे दिया जाता है तो वो मानसिक संतुलन अपना खो बैठता है और वो हिंसा की प्रवृत्ति अपना लेता है। नेक्स्ट है आपका शारीरिक हिंसा। वो जो दो हिंसा थी आपकी, मनोवैज्ञानिक और मौखिक हिंसा, वो दिखाई नहीं पड़ती थी, लेकिन शारीरिक हिंसा आपका दिखाई पड़ता है जब व्यक्ति करता है दूसरे व्यक्ति के साथ। मारपीट करना, थप्पड़ मारना, धमकी देना, बाल खींचना, हाथ घुमाना, जलाना या हथियार से हमला, इन सब रूपों में व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के साथ हिंसा करता है। जैसे अगर हम किसी को मार पीट रहे हैं तो वो भी शारीरिक हिंसा, क्योंकि उसके शरीर पे चोट पहुंच रही है। बाल खींच रहे हैं तो भी शरीर का अंग है। हाथ मोड़ रहे हैं या आजकल आप देख रहे होंगे ये भी शारीरिक हिंसा है। जो तेजाब फेंकने का काफ़ी उधर हुआ था कि एक व्यक्ति लड़की के ऊपर तेजाब फेंकता है, वो भी शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आता है। ढांचागत हिंसा, ये पहले से ढांचागत से ही आपको समझ में आ रहा है कि पहले से ही योजना बना के हिंसा करना। तो ये आर्थिक रूप से होता है, ये उद्योगों में होता है, आंदोलन में होता है, युद्ध में होता है। जैसे आप देख लेते हैं कि किसी भी फैक्ट्री वगैरह में हड़ताल होता है तो हड़ताल ऐसे ही थोड़ी ना हो जाता है कि फटाक से हुआ, मानने नहीं हुआ तो हम हड़ताल कर दें। नहीं, पहले से ही इसकी रूपरेखा तैयार की जाती है कि हम अपनी ये मांग रखेंगे और ये मांग ना पूरी होने पे हम हड़ताल करेंगे। इसी तरह से सरकार से व्यक्ति जब मांग करता है तो पहले से ही निर्धारित होता है कि हम सरकार से ये मांग करेंगे और अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानता है तो हम आंदोलन कर देंगे। तो ये पहले से ही पूर्व निर्धारित होता है। आपका सार्वजनिक स्थानों पे तोड़ फोड़, ये तो आजकल आम बात हो गई है कि भीड़ एक आती है, उग्र होती है, ये भी पूर्व निर्धारित होता है। एक साथ इतनी मात्रा पे भीड़ आना पॉसिबल ही नहीं है जब तक पहले से निर्धारित नहीं होगा। तो पहले से निर्धारित होती भीड़ आती है और उस समय जो भी वाहन वहाँ मौजूद होता है उसे जला देती है, तोड़ देती है। तो ये सब पहले से निर्धारित होता है, ये भी हिंसा के अंतर्गत आता है। आंदोलन करना भी आ गया, बाकी सारे युद्ध वगैरह भी पहले से निर्धारित ढांचागत हिंसा के अंतर्गत आते हैं। है आपका लोकप्रिय संस्कृति में हिंसा। हमारी संस्कृति में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को हिंसा के प्रति उत्तेजित करती हैं। जैसे अश्लील गाने, भोजपुरी में तो अक्सर ही आप देखते होंगे कि अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे अब तो हिंदी गाने भी बहुत शुद्ध नहीं माने जाएंगे जो व्यक्ति की हिंसा को और भड़काते हैं, अश्लील गाने के जो बोल होते हैं। नृत्य, हमारे फिल्मी उसमें आप देखते होंगे डांस है, स्टेज शो पे डांस होता है। तो डांस में जब नायिका या नायक जो कपड़े और जो पोस्चर देते हैं वे व्यक्ति के अंदर हिंसात्मक प्रवृत्ति को जन्म देती है और व्यक्ति उत्तेजित होता है वैसे नृत्य को देख के। कहानी के पात्रों को जब व्यक्ति पढ़ता है, सुनता है तो कहीं ना कहीं उस पात्र में खुद को ढालता है और ढाल के उसके अंदर हिंसा की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। परंपराएं, हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, आप देख लेंगे जीजा साली के साथ मजाक करना, देवर भाभी के साथ मजाक करना, ये भी कहीं ना कहीं हिंसा को जन्म देती है। कविता वगैरह में जब आप देखेंगे पहले की कविता या अभी की कविता में जब नारी का वर्णन किया जाता है तो उसके एक एक अंग का वर्णन किया जाता है जो कि कहीं ना कहीं हिंसा को जन्म देने में मदद करती है। सिनेमा, आजकल की मूवी जितनी अश्लील है आप उतनी ही हिट मानेंगे। कहानी होती नहीं, अश्लीलता भरी रहती है जिससे व्यक्ति देखता तो है, बहुत चाव से देखता है, लेकिन उसके बाद उसकी जो प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं आक्रोशित हो जाता है, वो हिंसा की तरफ जाता है। मूर्ति, अजंता एलोरा की जो आपकी मूर्तियां हैं वो भी आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो व्यक्ति में हिंसा को जन्म देने वाली ही होती है। तो हमारी जो संस्कृति है वो भी हमें हिंसा की तरफ, पूरा तो नहीं कहेंगे पर थोड़ा बहुत ले जाती है। देख लीजिए आप इसे। आइए देख लेते हैं हिंसा के मोर्चे का मतलब है कि वो कार्य वहाँ तक जाके एंड हो जाता है या वहाँ तक उसकी सीमा रेखा है, उसे मोर्चा कहते हैं।
तो इन जगहों में हिंसा ज़्यादा होती है या इनकी वजह से होती है। जैसे पहला ले लेते हैं जाति। हम सब जानते हैं कि पहले, अब तो काफ़ी कम है, लेकिन पहले काफ़ी छुआछूत था। निम्न जाति के लोगों के साथ उच्च जाति के लोग बैठते नहीं थे, खान पान नहीं करते थे। अभी भी है, लेकिन अब काफ़ी पहले से कम हो गया है। समानता का अधिकार निम्न जाति के लोगों को नहीं मिलता था और जातिगत टिप्पणियां भी की जाती थी, जो कि अब इस पे रोक लग गया है। काफ़ी कानून बन गए हैं कि जातिगत टिप्पणियां नहीं कर सकते हैं। ये सब हिंसा को पनपने में काफ़ी मदद करते हैं। लिंग के अकॉर्डिंग आप निर्भया कांड से सभी वाकिफ़ होंगे, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। भ्रूण हत्या, घर में ही लड़का या लड़की का पता करना, अगर लड़की है तो उसकी हत्या भ्रूण में ही करा देना, नवजात लड़की का वध करना, बलात्कार करना, ये भी हिंसा है। आजकल इस तरह की हिंसा काफ़ी देखने को और सुनने को मिल रही है, जो कि बहुत ही चिंतनीय विषय है। नेक्स्ट है भेदभाव। हम आसपास के एरिया में ये जितनी हम आपको हिंसा पढ़ा रहे हैं, वो जाने अनजाने कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई हिंसा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम भी, आप भी कभी ना कभी थोड़ा या ज़्यादा करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और हमारे हाथों वो हिंसा हो जाती है। तो आयु के हिसाब से हम भेदभाव भी करते हैं। लिंग है, लड़का है, लड़की है, तो भी हम भेदभाव करते हैं। भाषा, क्षेत्र और धर्म के हिसाब से, अगर वो, अक्सर आप देखते हैं कि अगर हम लोग, जैसे हम लोग पूरब साइड के हैं, अगर हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो हमारी भाषा के अकॉर्डिंग वो लोग पकड़ लेते हैं, कहते हैं अरे आप पूरब के हैं क्या। तो वो भाषा के हिसाब से कुछ जगहों के या कुछ ऑफिसों में भेदभाव किया जाता है कि अरे ये पूर्वी है, इनको क्या आता होगा। धर्म, क्षेत्र है, आपका धर्म है, अगर आपका धर्म के हिसाब से भी भेदभाव, अरे ये इस धर्म का है, मुस्लिम है तो ये ऐसा ही होगा, हिंदू है तो इसकी प्रवृत्ति यही होगी, तो धर्म के हिसाब से भी भेदभाव होता है। भ्रष्टाचार, जो आप देखते हैं इतना ज़्यादा फैला हुआ है, भ्रष्टाचार को फैलाने में भी मदद हम ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड किया जाता है, हम लोगों को वो काम करवाना होता है, तो करवाने के लिए हमें लगता है थोड़े से पैसे दे दो, काम हमारा फटाफट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसमें हम लोगों का भी हाथ है। तो उसमें भ्रष्टाचार का मतलब ही है कि अनैतिक तरीके से अपने कार्य को कराना, जिसमें हमें थोड़ा सा प्रॉफिट तो होता है, लेकिन काफ़ी नुकसान भी होता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस समाज को हिंसा की तरफ लेके जा रहे हैं। सांप्रदायिकता, आप अक्सर देखे होंगे कि जो जिस धर्म का होता है उस धर्म को वो श्रेष्ठ मानता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरे के धर्म को निम्न मानना वो गलत बात है। तो अक्सर देखते होंगे कि धर्म गुरु हैं जो अपने धर्म को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे के धर्म को नीचा गिराते हैं, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश की भावना पनपती है। नेक्स्ट है विज्ञापन। मीडिया, आजकल आप काफ़ी प्रचार प्रसार मीडिया में देखते होंगे, एक छोटी सी बात को इतना बड़ा कर देता है मीडिया, और विज्ञापन के माध्यम से हम लोग, जानकारियाँ तो बहुत अच्छी अच्छी मिलती, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी नकारात्मक भी, हमारे जीवन पे नकारात्मक असर भी पड़ता है। जैसे आप देखते होंगे प्रचार करने के लिए माउंटेन ड्यू, सलमान खान, अक्षय कुमार, ये सब प्रचार करते हैं, ऊपर से छलांग लगाते हैं उसे पीने के बाद, चाहे वो पर्वत की चोटी से हो, चाहे वो हवाई जहाज़ से हो, नीचे आते हैं। बच्चा वो देखता है और वो पी के वो भी करना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसे ये लगता है कि इसके पीने के बाद इतनी एनर्जी आ जाएगी कि हम ऊपर से गिरेंगे और हमें चोट नहीं पहुंचेगी। तो ये सब कहीं ना कहीं हमें हिंसा की तरफ ले जाती है। आपका गरीबी के कारण भी हिंसा की प्रवृत्ति बालक के अंदर उत्पन्न होती है। बालक अगर गरीब है या व्यक्ति गरीब है तो वो चोरी करना चाहता है, डकैती करना चाहता है, अपहरण की घटना को भी अंजाम देता है। अक्सर आप देखते होंगे देह व्यापार में जो लड़कियां चली जाती हैं वो भी गरीबी के ही कारण जाती हैं। हत्या वगैरह भी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि व्यक्ति गरीब होता है तो मेहनत तो करना चाहता है,
लेकिन एक समय ऐसा आता है कि मेहनत करने के बावजूद भी वो धन अर्जन नहीं कर पाता है जिसकी उसको बहुत ज़रूरत होती है। तो वो जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उस धन की उसको, तो वो इस तरह की हिंसा को करना चाहता है। आप हिंसा के मोर्चे को उसमें भी देख सकते हैं कि हिंसा के मोर्चे जाति, लिंग, भेदभाव, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, विज्ञापन और गरीबी, इन सारे क्षेत्रों की वजह से हिंसा की चीज़ें उत्पन्न होती है। आइए देख लेते हैं हिंसा से खतरा कहाँ कहाँ हो सकता है। तो सामाजिक खतरा, हम सब जानते हैं कि अशिक्षा, बेरोजगारी और असुरक्षा की भावना से हमारे जो युवा बेरोजगार हैं उनके अंदर अपने अंदर असुरक्षा की भावना होने से हिंसात्मक प्रवृत्ति उनके ऊपर पनपती है। वो कुछ ना कुछ हिंसात्मक चीज़ें कर लेते हैं। राजनीतिक खतरा, हम सब जानते हैं कि हमारा भारत देश लोकतंत्र है, हम लोग खुद अपना नेता चुनते हैं, लेकिन अगर हिंसात्मक प्रवृत्ति हमारे देश में पनपती रहेगी तो हम कहीं ना कहीं जो नेता चुनते हैं वो सही नेता नहीं चुन पाएंगे। अक्सर आप देखते हैं पाकिस्तान में आप देखे होंगे कि इस तरह की हिंसात्मक प्रवृत्ति वहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे वहाँ की शासन व्यवस्था हिल जाती है और सैनिक शासन लागू करना पड़ जाता है उन लोगों को। तो राजनीतिक खतरा भी हिंसा के द्वारा हो सकता है। आर्थिक खतरा, अर्थ क्षेत्र में भी, क्योंकि जहाँ पे हिंसा का वातावरण जहाँ पे होता है वहाँ पे लोग अपनी पूंजी लगाने से थोड़ा डरते हैं। इसलिए डरते हैं कि उन्हें ये लगता है कि ऐसा ना हो कि उनकी पूंजी डूब जाए। और हमारे देश में भी देखे होंगे कि जहाँ हम लोगों का ज़्यादा वो है, हम लोग सैन्य उसमें ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि हम लोग को सैन्य शक्ति, अभी आप देख लेंगे कि चीन काफ़ी हद तक चीन बॉर्डर अपने क्रॉस करके हम लोग की तरफ आ रहा है, जहाँ से हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को लगा रहे हैं कि चीन पीछे चला जाए अपनी सीमा पे, हम लोग की सीमा पे ना आए। तो उस जगह हम लोग की आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं सैन्य उसमें लग रही है और लोगों में आक्रोश की भावना आ रही है, जो हिंसा को जन्म देता है। चीनी सामान आजकल लोग ले नहीं रहे हैं, इसलिए कि उन्हें फिलहाल अभी जो कोविड-19 है इसका भी लोगों का मानना है कि ये चीन से ही आया है। इस वजह से चीन के प्रति लोगों में काफ़ी आक्रोश भरा हुआ है। तो आर्थिक क्षेत्र में भी इसका असर देखने को मिलता है। धर्म के क्षेत्र में, जैसे हम अपने धर्म को ऊंचा मान के दूसरे के धर्म को गिराते हैं और दूसरे के धर्म की अवहेलना करते हैं, तो इसमें भी खतरा आता है। हम दूसरे के धर्म को नहीं मानेंगे तो वहाँ तोड़ फोड़ करेंगे, मूर्तियाँ तोड़ेंगे, सांस्कृतिक धरोहर को नुकसान पहुँचाएंगे। तो इन सब से हिंसा की प्रवृत्ति व्यक्ति में बढ़ेगी और वो हिंसात्मक कार्य कुछ ना कुछ करेगा। इस वजह से हिंसा का खतरा इन सारे क्षेत्रों में पड़ेगा आपका। मीडिया और हिंसा, आप सब जानते हैं कि आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, नेट की सुविधा है और नेट के द्वारा हिंसा भड़काने का काम बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होता है। जैसे कि अभी रिसेंटली आप देख लीजिए, कहीं भी भीड़ इकट्ठा करनी होगी तो आपको ये नहीं लगता है कि एक साथ इतनी ज़्यादा संख्या में भीड़ कहाँ से इकट्ठा हो रही है, या हिंसा एक साथ इतने भीड़ों का इकट्ठा होकर हिंसा कैसे हो रही है। ये मीडिया का कार्य है। मीडिया के द्वारा बहुत ही जल्दी से लोगों में चीज़ें पहुंच रही है और लोग यथार्थ को न जानते हुए उस पर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, जो कि हिंसा को भड़काने का बहुत बड़ा योगदान हम जिसे कहेंगे वो मीडिया के द्वारा ही संभव है। मीडिया हिंसा को शांत कम और भड़काती ज़्यादा है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं विवादों का शांतिपूर्वक हल। अगर कोई विवाद हो गया है, अब उसको शांतिपूर्वक हल हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि विवाद है तो वो विवाद चलता रहेगा, उसका समाधान भी करना चाहिए। तो उसका शांतिपूर्वक हल किन किन कारणों से या किन किन पॉइंटों से निकल सकता है वो देखते हैं। विवादों की स्रोत की पहचान करना, पहले हम उसका स्रोत निकालेंगे कि किस कारण ये विवाद उत्पन्न हुआ है या विवाद चलता चला आ रहा है, वो उनके स्रोत कहाँ है, यानी उनकी मूल जड़ कहाँ से है, उसको खोजेंगे। फिर घटना से पूर्व का विश्लेषण करना है। अगर कोई घटना घटित हो गई है
तो उसके पहले की चीज़ों के बारे में गौर करेंगे कि ऐसा तो नहीं इस घटना के पीछे कुछ ऐसा गंभीर चीज़ें हुई हो जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो उससे पहले की चीज़ों का विश्लेषण करेंगे। अनुरोध द्वारा समाधान, दोनों पक्ष को बैठा के अनुरोध करेंगे कि जो घटना हो गई है, जो वाद विवाद हो गए हैं, उन्हें ख़त्म करके समाधान का राह पे लाएं और कोई भी बीच का राह निकालें जिससे दोनों सहमत हो जाएं। समाधान की पहचान करना, जिससे दोनों पक्ष कुछ ऐसा समाधान उनके सामने रखना जिससे दोनों पक्षों की सहमति हो कि हाँ ठीक है, हम लोग सहमत हैं और अपने विवाद को ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट है अनुबंध। ऐसा अनुबंध तैयार करना जिससे दोनों पक्ष सहमत हो और सिग्नेचर करें कि हाँ, हम यहाँ अपने विवाद को ख़त्म करते हैं और भविष्य में ऐसे विवाद फिर नहीं करेंगे या भविष्य में ऐसे विवादों की गुंजाइश ना के बराबर रहेगी। जब कोई भी विवाद हो जाता है तो उसके बाद समझौते की तरफ आते हैं कि विवाद ऐसा तो है नहीं कि हिंसा हुई और वो लाइफ टाइम वो हिंसा होती ही रह जाएगी, नहीं। हिंसा के बाद जो भी विवाद हुआ है उसको ख़त्म भी किया जाता है। तो ख़त्म होने के लिए विवाद के बाद समझौता किस तरह से, क्या क्या पॉइंट है उसमें देखते हैं। आइए, वातावरण को भयमुक्त बनाना। जैसे कि विवाद के समय जो वातावरण है वो बहुत ही तनावपूर्ण हो जाता है, तो उस तनाव को दूर करके वहाँ का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए कि वहाँ मित्रता हो, प्यार हो, भय का वातावरण नहीं व्याप्त होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मविश्वास एवं भरोसा जागृत करना। तो विवाद हुआ था तो निश्चित है कि भरोसा एक दूसरे पे खत्म हो गया था, तो वातावरण जो भी मीडिएटर हो उसको ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि एक दूसरे के प्रति उनका विश्वास बरकरार हो, यानी जो पहले विश्वास ख़त्म हो गया था वो थोड़ा थोड़ा विश्वास आए और भरोसा बना रहे एक दूसरे पे, आत्मविश्वास स्ट्रॉन्ग हो। नेक्स्ट पॉइंट है परस्पर सहानुभूति। एक दूसरे के प्रति उनको सहानुभूति नहीं होगी, क्योंकि अगर सहानुभूति होती तो विवाद या हिंसा वहाँ होती ही नहीं। तो ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए कि वो एक दूसरे के प्रति सहानुभूति स्थापित कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है यथार्थ को स्वीकार करना। यथार्थ क्या है कि शांतिपूर्वक माहौल, उन्हें स्वीकार करना, ना कि ये कि हम पहले एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, उन चीज़ों को भूल के आज के उसमें जीना चाहिए कि आज ये है कि हम समझौता कर चुके हैं और शांतिपूर्वक माहौल में शांति से एक दूसरे के विचारों को समझते हुए, स्वीकार करते हुए रहना चाहते हैं।